नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी पाठ 9वां जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 10वीं इकाई दूसरी पाठ 9वां जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस पाठ का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये जो पाठ है ये साक्षात्कार लेखन विधा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये साक्षात्कार पर आधारित है, मतलब मुलाकात, भेंटवार्ता। साक्षात्कार में अनेक प्रश्नों उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से साक्षात्कारकर्ता उसके कार्यों एवं जीवन के विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर की भांति झलकने लगती है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जी से उनके साहित्य सृजन, साहित्य, उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे और उन्होंने उनका बेबाक उत्तर दिया है अमृतलाल जी ने। इन साक्षात्कार इस पाठ के जरिए के माध्यम से लेखक हमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अनवरत संघर्ष पथ पर चलते रहने का संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस पाठ से हमें यही साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। छात्रों, ये जो प्रसाद जी हैं, इनका परिचय अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ है 1941 में भेड़ियाहारी गांव देवरिया में, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनके परिचय के बारे में अगर हम देखें तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ये हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। वे देश, काल, वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये कविता संग्रह उनका। अज्ञे पत्रावली ये निबंध है। अंतहीन आकाश ये यात्रा वर्णन पर कहानी है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन ये यात्रा संस्मरण है। अस्थि और भौति ये आत्मकथा है। बातचीत ये साक्षात्कार संग्रह है, आदि उनकी कुछ रचनाएं हैं। इस गद्य संबंधी अगर हम देखें तो ये प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। छात्रों, देखते हैं पाठ। ये जो पाठ है ये मुलाकात है। ये जो लेखक है कौन? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। ये प्रसिद्ध पुराने लेखक अमृतलाल नागर जी की मुलाकात ले रहे, साक्षात्कार ले रहे। जैसे आप टीवी पर किसी अभिनेता, एक्टर्स, नेता, राजनीतिक कोई बड़ा आदमी, इनकी मुलाकातें देखते होंगे, तो यहाँ पर ये मुलाकात ली है। हम देखते हैं साक्षात्कार। तिवारी जी प्रश्न करते हैं अमृतलाल नागर जी से। पहला प्रश्न है, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? मतलब साहित्यिक जो लोग हैं, लेखक, रचनाकार, उनके बारे में लोगों की भावनाएं कैसी थी, उनका सम्मान कैसा था, उनके विचार कैसे थे, तो माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? आपके सामने कौन से आदर्श थे जो आपको लिखने के लिए मजबूर किया करते थे? नागर जी ने उत्तर दिया है, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था।
आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था, जैसे कवि स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। नागर जी ने क्या बताया? छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते मेरे पितामह, पितामह का मतलब दादाजी, पिता के पिता। पत्रिकाओं के नाम थे, एक थी सरस्वती और दूसरी पत्रिकाएं जो उसका नाम था गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था। प्रेमचंद हिंदी के जाने माने लेखक है, उन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। दूसरे लेखक कौशिक जी थे। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, उपन्यास का मतलब कादंबरी होता है। शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। ये लेखक अमृतलाल जी को देशी और विलायती ये किताब बहुत पसंद है, अभी उनके पास शायद नहीं है। वो कहते हैं, चाहते हैं कि वो किताब एक बदलती भारत की भूमिका जो है उसमें प्रस्तुत है, इसलिए वो किताब अगर आज भी हमें मिले या मुझे मिले तो मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। ये उनकी चाव है या इच्छा अभी भी है, अभिलाषा है। तो उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ उपन्यास का नाम है। देवी चौधरानी ये भी एक उपन्यास है, और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। लेखक कहते हैं ये जो साहित्यिक है ये कोई आदर्श वगैरह ऐसे नहीं है, लेकिन घर में पिताजी मतलब पितामह 2 पत्रिकाएं मंगाते, वो मैं हमेशा पढ़ता था, मुझे पढ़ने का शौक लगा। मैं फिर बाद में प्रेमचंद, कौशिक, शरद चंद्र, प्रभात कुमार इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ने लगा, तो मेरा पढ़ने का जो शौक है और बढ़ गया। आनंद मठ और देवी चौधरानी राजस्थानी थीम पर लिखी हुई एक उपन्यास की किताब थी, वो मैंने पढ़ डाली। अगला सवाल है तिवारी जी का, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी कब? सबसे पहली कविता फूटी कब? जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। उसका शीर्षक था कब लो कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। साइमन कमीशन क्या है छात्रों? साइमन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश सरकार की एक कमीशन थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इसमें सभी सदस्य ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की सदस्य से मनोनीत थे और इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण इसे श्वेत मतलब सफेद कमीशन भी कहा जाता है। इस कारण इसका बहुत विरोध किया गया। इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी, जिसका उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि क्या भारत इस लायक हो चुका है कि यहां के लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं। इसलिए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उस पर बहिष्कार डाला था और बहिष्कार डालने वालों पर लाठीचार्ज हुआ था। और लाठीचार्ज का जो अनुभव है उसी अनुभव से ये नागर जी को एक कविता सूझी थी, मन में निर्माण हुई थी। उसका शीर्षक था कब लो कहो लाठी खाए। बस यही मेरे लेखन का आरंभ मानिए, ऐसा वो कहते हैं। अगला सवाल है, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? लेखक को प्रश्न पूछा गया है अमृतलाल जी को कि आपने साइमन कमीशन जो राजनीति चल रही थी, तो ये सब घटना जब देखी तो अब राजनीति में क्यों गए नहीं? नागर जी ने उत्तर दिया है, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और उस जमाने में जिस घर का आदमी सरकारी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी या घर के कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन
मेरी पहली कहानी छपी 1933 में। उसका शीर्षक था अपशकुन, मतलब अशुभ। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी जी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुद्रवेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्या नाम था उनका जिनने प्रभावित किया? चंडी प्रसाद रुद्रवेश। अभी अगला सवाल पूछा गया है तिवारी जी ने, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? व्यक्तित्व मतलब गांधी जी की विशेषता, गांधी जी के गुण, गांधी जी के नेतृत्व, प्रभाव पड़ा उनका? नागर जी ने जवाब दिया है, हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका और रोकना ही मेरे लिए अच्छा हुआ। अगला प्रश्न, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वो किससे प्रभावित है? करुणा ने कि दया, करुणा ने कि अनुकंपा, वो किससे प्रभावित है? नागर जी कहते हैं वो तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायचित इसका प्रमाण है, मतलब सबूत। हमारे पारिवारिक संस्कार, जो पारिवारिक चाल चलन रीति रिवाज पद्धति हैं, वो भी थी। मेरे पिताजी में एक अद्भुत, मतलब अनोखा, विचित्र सा, एक अच्छा सा गुण था। वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। बस इसीलिए मेरे लेखन में करुणा ज़्यादा दिखाई देती है। अगला सवाल किया है, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। हुआ क्या? काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। एक काकोरी बम कांड क्या है? देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह के परिणाम स्वरूप 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों ने लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सरकारी खजाना ले आ रही 8 डाउन सराहनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया। इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और इस लूट को चलती ट्रेन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित चंद्रशेखर आजाद सहित कई अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। बहुत सारे जनों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार भी किया था। तो पिताजी ने इसकी वजह से मुझे डांटा था और मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। अगला सवाल, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आर्य समाज, ये जो है आर्य समाज का प्रभाव पड़ा क्या? हाँ, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में फैले अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवादिता को दूर कर जनमानस को सही राह दिखाना है। इसलिए उसका मुझ पर प्रभाव थोड़ा जरूर पड़ा था। तो वो कहते हैं आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट, मतलब मुलाकात 1933 में हुई थी। 1933 में क्यों, कैसे, क्या हुआ था, कब मुलाकात हुई थी? हुआ यह था कि उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी। मेडिकल कॉलेज मतलब सरकारी अस्पताल, दाखिल मतलब एडमिट। और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था जो बीमार था। और उसी समय नेहरू जी जेल में थे। उनकी मां के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था।
पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई, मुलाकात हुई जो प्राय होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। अगला सवाल क्या है? आपका पहला उपन्यास कौन सा है? बस नागर जी ने उत्तर दिया, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, जिसका नाम शीर्षक था महाकाल। और जो महाकाल मैंने लिखा वो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। बस अगला सवाल क्या है? क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? महाकाल जो आपने उपन्यास लिखा वही उपन्यास भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी ने उत्तर दिया हाँ। नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? आप जिस समय में लिखते थे उसी समय में कौन कौन से लेखक आप उनके संपर्क में रहे या आप पर उनका प्रभाव पड़ा? तो ऐसे कौन से लेखक हैं? तो नागर जी ने उत्तर दिया हाँ है ना, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ला हमारे यहाँ आते थे। वे अजान बाहु थे। अजान बाहु का मतलब जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुंचते हैं उन्हें कहते अजान बाहु। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जब में जालियनवाला बाग की खून सनी, खून मतलब लहू, रक्त, सनी यानी कि गिल्ली, सनी का मतलब गिल्ली, मराठी में उसे ओली कहते हैं, गिल्ली मिट्टी हमेशा रखते थे। 1931 से लेकर 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। छात्रों, अमृतसर में जालियनवाला बाग है। वहां जनरल डायर ने, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इसका अध्ययन किया होगा इतिहास इस विषय में, जनरल डायर ने वो जालियनवाला बाग में जू लोगों को, जू नाम का जो समाज है उन्हें एक बड़े हॉल में बुलाया और फिर बाद में दरवाजा बंद कर दिया और बंदूक की गोलियों से सबको भून दिया। वहां सब जू लोगों को मार दिया गया, बड़े बेरहमी से मार दिया गया। और ये जो माधव शुक्ल है उनके मन को ये बात हमेशा लगी रही, इसलिए अजान बाहु माधव शुक्ल जी वहां की खून की गिल्ली मिट्टी एक उठाकर एक कागज में लपेटकर अपने जेब में हमेशा रखा करते थे। और ऐसे अजान बाहु माधव शुक्ल वहां के थे। और दूसरे से शरद चंद्र जी, वो कलकत्ता से थे। कोलकाता में उनके गांव भी गया, उन्हें मिला भी। अगला सवाल है, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी ने उत्तर दिया तुलसीदास को। तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी का मतलब समझते छात्रों आप? घुट्टी का मतलब होता है नवजात शिशु को, छोटे बालक को पिलाने के लिए पाचक रेचक दवा, जो बादाम होते हैं या उसे मराठी में कहते जायफल, एखंड जो होता है ना वो, तो इन्हें छोटे पत्थर पर घिसकर छोटे शिशु को दूध में मिलाकर पिलाते ताकि उसका आरोग्य, स्वास्थ्य ठीक रहे। छोटे बच्चों को जैसे घुट्टी पिलाई जाती ना, उस तरह से तुलसीदास ने लिखा हुआ रामचरितमानस जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ रामायण पर आधारित, वो ग्रंथ मुझे घुट्टी में पिलाया जैसे समझ लीजिए। हुआ क्या, बाबा शाम को, मतलब पिताजी, बाबा शाम को नित्य यानी कि हर दिन, प्रतिदिन, रोजमर्रा रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। श्लोक, श्लोक का मतलब संस्कृत का एक छंद, प्रशंसा, स्तुति, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। अगला सवाल, नागर जी आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया, क्या इन पर आपका विश्वास है? आपने सूरदास का वर्णन किया तो ये सही है क्या? किसमें? खंजन नयन नाम की किताब लिखी है उसमें। खंजन का मतलब होता है, एक पहला मतलब ये होता है खंजन का, अंधा।
फूटी आंखें वाला, फूटी आंखों वाला। नयन है के आंख, खंजन है के फूटी आंख, अंधी आंख। और दूसरा खंजन का अर्थ होता है एक काले रंग की प्रसिद्ध चंचल चिड़िया। वो काली है लेकिन चंचल है, चालाक है। सूरदास भी वैसे ही हैं, बस जन्म से अंधे हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे हैं, अंधे थे, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण का, बाल लीलाओं का इतना सजीव वर्णन किया है जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया है। तो सवाल यह है, सूरदास जी अंधे थे जन्म से, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, तो इतना अच्छा सजीव वर्णन भगवान कृष्ण का किया कैसे? इसलिए नागर जी को प्रश्न पूछा गया है कि आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। सूरदास ने जो वर्णन किया वो अच्छा लगा, इसलिए उन्हें सूरदास का अच्छा वर्णन किया खंजन नयन इस पाठ में, इस किताब में। तो आपका विश्वास है क्या अंधे ऐसे लिख सकते, ऐसे ऐसा आपको यकीन है? तो नागर जी ने उत्तर दिया, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। नेत्रहीन के अंधे लोग, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी सच होती है। सूर पंचशती, सूर यानी कि सूरदास के अवसर पर काफी विवाद चला, मतलब वाद विवाद चर्चा चला कि सूर जन्मांध, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधे, जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध का मतलब वो जन्म से अंधे थे या कुछ 10-12 साल तक अच्छे थे फिर बाद में अंधे हुए, ये एक शक था शायद। इसलिए सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? कौन देखता है, आंख देखती है या मन देखता है? तो कौन देखता है जरा सोचना बहुत जरूरी है। तो शायद लोगों का मानना है कि देखती तो आंख ही है, लेकिन ये उतना सही नहीं। आंख ही देखती है ये उतना सही नहीं, मन देखता है। तो कैसे देखता है मन? मन देखता है तो कैसे देखता है? ये जो प्रत्येक प्राणी है ना, प्रत्येक प्राणी को 2 आंखें होती हैं जिनके द्वारा वो इस पृथ्वी की समस्त चीजें देखने में समर्थ होता है। मनोरंजक दृश्य देखकर वो प्रसन्न होता है, दुखद दृश्य देखकर वो दुखी और बेचैन होता है। ये आंखों से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दृश्यों पर मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है। पर मनुष्य की एक दृष्टि और होती है, मनुष्य की एक दृष्टि और होती है उसके मन की, यानी उसकी कल्पना। मन मतलब कल्पना, सोच। वो प्रत्यक्ष दृष्टि से भी तेज होती है। अभी देखिए ना, आपका मन यहां क्लास में बैठा हुआ है, आप सुन रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के मन इधर उधर भटक रहे होंगे। देख तो इस तरफ हो, या क्लास में बैठे हुए लड़के देखते अध्यापक की ओर हो, श्यामपट की ओर देखते हो, लेकिन वो खाली देखते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता है। और जहां भटकता है वहां का दृश्य उनके आंखों के सामने जैसे कि वैसा साफ उनके आंखों के सामने उसका चित्र होता है। इसलिए वो कहते हैं उनके मन यानी कल्पना वो प्रत्यक्ष दृष्टि से भी तेज होती है। जब वो किसी घटित अघटित दृश्य की कल्पना करता है ना, वो दृश्य उसकी कल्पना में उसके सामने दिखाई देने लगता है। किसी व्यक्ति की इच्छित घटित अथवा अघटित घटना फिल्म की रील की तरह उसे दिखाई देती है। ये दृश्य उसकी आंखें नहीं देखती, ये दृश्य देखता है उसका मन। मनुष्य को सपने में दिखाई देने वाले दृश्य भी उसकी आंखें नहीं, उसका मन देखता है। हम आंख बंद करके सो जाते हैं, नींद में हमें सपना आता है, और सपने में हम जो देखते हैं ना, पूरा चित्र स्पष्ट देखते हैं। तो फिर आंख तो खुली नहीं होती, फिर देखते कैसे? कल्पना, सोच, सपना। इस प्रकार मनुष्य को क्या देखना है और क्या नहीं, इसका आदेश मनुष्य का मन ही उसे देता है। हाँ, देखने में अंतर अवश्य है। प्रत्यक्ष दृश्य वास्तविक आंख देखती है, जबकि मन के काल्पनिक दृश्य मन की आंखें देखती हैं। छात्रों, देखने वाला मन। तिवारी जी का अगला सवाल है, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की?
सार्थकता मतलब उपयोगिता। लेखक का कहना है कि आप जो भी कुछ किताबें लिखते हो, लेख लिखते हो, तो उसके बारे में कभी सोचा है क्या को लोग उनको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, लोग उसको महत्व देते हैं नहीं देते हैं, उसका निरीक्षण कभी क्या, परख करने के निरीक्षण कभी क्या? तो उन्हें उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। अगर आपकी किताब आपने लिखी है और किसी पाठक ने पढ़ी है, उनने आपको जवाब दिया है या लिखा है कि आपकी किताब मुझे बहुत पसंद आई, मेरे मन में जो कुछ विचार थे वो आपने किताब में लिख दिए, अलग अलग राय पाठकों की हो सकती है, तो इसलिए वो कहते हैं हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय मतलब पढ़ने वाले प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। अगला सवाल है, नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, तो उसके बारे में आपका विचार क्या है, ऐसा उन्हें पूछना है। नागर जी ने जवाब दिया, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, भारतवर्ष मतलब देश, भारत देश, वर्ष का मतलब यहां देश होता है, भारतवर्ष मतलब भारत देश का मैंने भ्रमण किया है। पेशावर मतलब गुजरात, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर कश्मीर तक, इन यात्राओं का ये लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर मतलब चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मनोविज्ञान मतलब मन की चित्तवृत्तियों का विवेचन करने का विज्ञान, उनकी मन की भावनाओं को समझने का जो एक माहौल है वो मुझे देखने मिला। अगला सवाल, आपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? आपके समय जिस समय आप लिखते थे ना, उस समय बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे लोग लिखते थे, तो उनमें से आप किन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं? तो उत्तर दिया नागर जी ने। नागर जी कहते हैं, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूं और वो है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। बदलते हुए भारतीय के सुंदर चित्र हैं उसकी कहानियों में। और विदेशी लेखकों के बारे में अगर पूछे, साहित्यकारों के बारे में, तो वो है टॉल्स्टॉय और चेखव, ये दोनों भी विदेशी लेखक हैं। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे बहुत प्रिय है या अधिक प्रिय है। अगला सवाल है, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है, जैसे दैनिक पत्र होते हैं वगैरह से बहुत सारा संकलन किया है, इकट्ठा किए हैं, संकलन मतलब संग्रह किया है। उत्तर दिया, हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफी है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल, ये जो किताब लिखी थी, गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा, बाद में मैं बहुत सारा लिख सका। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, इनके रीति रिवाज क्या हैं वो लिखने के लिए मुझे उन जातियों में, उन संप्रदाय में जाकर मिलना पड़ा, उनको समझना पड़ा और समझने के बाद मैंने लिख दिया था। अगला सवाल है, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क मतलब क्षेत्र कार्य बहुत किया है। जब आप लिखते थे तो जो लिख रहे हैं उसके लिए क्षेत्र भेंट आपने बहुत दी हैं, तो ये सही है क्या? नागर जी ने जवाब दिया, हाँ, बहुत क्षेत्र भेंट फील्ड वर्क करना पड़ा। जैसे उन्हें उदाहरण दिया, नाचो बहुत गोपाल, ये जो किताब लिखी है इसके लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल इस किताब में सफाई कर्मियों जो हैं उनके बारे में ज़्यादा लिखा गया है, तो कहते हैं उनके बारे में अगर ज़्यादा लिखना है तो मुझे उनको जानना पड़ेगा ना। उन्हें जानने के लिए मुझे उनकी बस्तियों में जाना पड़ा, उनको समझना पड़ा और फिर उनके बारे में मैंने लिखा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। अगला सवाल, नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? उत्तर दिया नागर जी ने,
हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है। आप देखिए ना, अब यहां क्लास में बैठे और बैठे बैठे मन आपका कहीं भी बाहर हो सकता है, मन की गति दूर तक है, लेकिन आपकी प्राण जो है कहाँ है? इस कक्षा में है। प्राण कक्षा में है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, इसलिए वो कहते हैं प्राण को मन से अलग करना ही पड़ेगा, मन की गति आगे तक है। आप सपना देखते ना, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, आपका मन वहां तक गया, लेकिन वो बनने के लिए आपको प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है, तभी तो आप बन जाते हैं। मन और प्राण दोनों ने मिलकर अगर कोई कार्य किया है तो आदमी जिंदगी में, जीवन में अवश्य यशस्वी होता है, सफल होता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है, निर्मल का मतलब शुद्ध जल है, जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सत्ता है। अगला सवाल है, सूर यानी कि सूरदास तिवारी जी कहते हैं, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। सूर का मतलब सूरदास। नागर जी ने उत्तर दिया, हां, सूर ने एक जगह लिखा है। किसने? सूरदास ने, जो जन्म से अंधे थे, उन्होंने एक जगह पर लिखा है। क्या लिखा है? मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। 10 दिशा, 10 दिशा कौन सी होती है? 4 मुख्य दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उपदिशा अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, और 2 ऊपर नीचे, आसमान, पाताल। ये कुल मिलाकर हो गए 10। सूरदास कहते हैं कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। अभी हमें आंखें हैं तो हम आंखों के सामने जो है वही देख सकते हैं, लेकिन आंख बंद करो, हम चारों तरफ का सोचते हैं। इस तरह से ये अंधे हैं तो कहते हैं मैं सभी दिशाओं में एक साथ देखता हूं। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई, मतलब मनुष्य के अंतर्मन, मनुष्य के अंतर्मन की आंख जो है वो बनाएगी। प्राण और मन दोनों ने मिलकर अगर कोई कार्य किया तो वो आदमी सफल होता है। अंतर्मन जो होता है उससे काम करोगे तो अवश्य यशस्वी भव बन जाओगे। अगला सवाल है, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी ने जवाब दिया, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक ट्यूटन, एक नैराश्य, एक उदासी आ गई थी, टूट गया था जैसे मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है, मतलब दूसरा रास्ता क्या है, कर भी क्या सकते हैं। तुम लोग यही मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। छात्रों, ये जो पाठ है यह समाप्त होता है। ये जो पाठ है एक नाव के यात्री इस पाठ से या इस किताब से ले गया है, तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।